बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वैश्विक परिषद एवं ग्रामीण विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज बेंगलुरु के तत्वाधान में भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय सत्र में मुख्य वक्ता या विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित डॉक्टर अविनाश जी, सह अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी जी, संचालक श्री अर्नब त्रिपाठी, प्रतिवेदक डॉक्टर दीक्षिका जी, महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण और सबसे महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से ये अगर हम विदेश नीति की बात करें तो जो हमारा विषय है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक, राजनीति में एक दिन बहुत ही लंबा समय होता है, लेकिन अगर हम किसी देश की विदेश नीति का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो 1 दशक भी उसके लिए कम है और हमें यहाँ पे आधे दशक में भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आए हैं उनका मूल्यांकन करना है, उनकी समीक्षा करनी है, उनका विश्लेषण करना है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो वैश्विक राजनीति में तमाम ऐसे परिवर्तन हुए जिसने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत युद्ध की समाप्ति हुई, वैश्वीकरण शुरू हुआ, जो मल्टीलैटरलिज्म था उसका पतन हुआ, बहुपक्षवाद का पतन हुआ और आज हम एक जटिल बहुध्रुवीय युग में अपने आप को, अपने देश की कूटनीति को, विदेश नीति को संचालित होते हुए देख रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास समय सीमित है तो मैं कुछ मुख्य जो परिवर्तन आए हैं पिछले 1 दशक के, मैं उनको रेखांकित करने की कोशिश करूंगा और हमारे जो श्रोता हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं तो मैं उसको एक सरलीकरण के रूप में आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हमने एक जो आज का विश्व एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, today's world is actually we are passing through a global uncertainty और इसमें भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुस्तरीय बनाया है। हमने मल्टी अलाइंड, मल्टी लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने ये कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो सामरिक स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखें, जिसका तात्पर्य है हम किसी के दबाव में ना आकर अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर अपने विदेश नीति को, अपनी कूटनीति को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से शीत युद्ध के बाद पूरी जो वैश्विक व्यवस्था थी उसमें जो शक्ति की संरचना थी उसमें मूलभूत परिवर्तन हुए, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो धीरे धीरे बदलने लगा। हमने देखा कि पूरे विश्व को चीन से, बार बार ये चर्चा होती है, चीन से एक डिसइल्यूजनमेंट, जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था को, उस राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से चीन ने बहुत तेजी से अपनी आर्थिक विकास किया, उससे मोह भंग होने लगा पूरे विश्व का। और उसके पीछे चीन की तमाम नीतियां हैं जिस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। इसका प्रमुख कारण था कि पूरे इन जो चर्चा मैंने की कि जो एक वैश्विक अनिश्चितता का दौर,
जो शक्ति संतुलन में व्यापक बदलाव, शीत युद्ध के बाद जो वैश्वीकरण का युद्ध जिसमें राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होते गए, और उसके साथ जो चीन में बदलाव आए, चीन के बारे में जो लोगों की जो खासकर पश्चिमी देशों का नजरिया था वो जिस तरीके से बदला, ये सारे जो संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसका सीधा प्रभाव जो है पूरा विश्व एक आशा भरी निगाह से भारत की ओर देखने लगा, क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकास की गति को तेज किया। भारत ने, जैसा अभी हमारे डॉक्टर अविनाश और डॉक्टर संजय ने जो बात कही, भारत ने अपने नैतिक मूल्यों के आधारशिला पे जिस विदेश नीति को विकसित किया था, उसको धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं, हम एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़े। जो हमारे विदेशी जो कूटनीति थी, वो कहीं न कहीं हमारे जो आंतरिक विकास के लक्ष्य थे, हमने उससे जोड़ने की कोशिश की। जो खासकर अगर हम देखें तो हमने उन नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व अपनी जो हमारा फाउंडेशन था, उस पर हमने ऐसी विदेश नीति बनाई जो हमारे देश के विकास के लिए बेहतर साबित है। हमारी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाने लगा कि जियो पॉलिटिक्स हैज बिकम लेस इम्पॉर्टेंट देन जियो इकोनॉमिक्स। जो भू आर्थिक, वो हमारे भू राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगा, खासकर जो मैंने कहा वैश्वीकरण के युग के बाद, क्योंकि देश एक दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप से जुड़ गए, निर्भर हो गए, जिसको हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, जटिल अंतर्निर्भरता की बात करते हैं। और भारत ने इस बदलती हुई संरचनात्मक वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए हमारी जो विदेश नीति थी, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद एक सैद्धांतिक, एक जो हमारा मॉरल वैल्यूज जिसकी चर्चा डॉक्टर संजय ने की, उस पर आधारित थी। उसी के आधारशिला पे हमने अपने विदेश नीति को प्रैग्मेटिक बनाया और हमने ये कोशिश की कि किस प्रकार से हम कूटनीति का, हम अपनी विदेश नीति का प्रयोग करके अपने देश के विकास का जो लक्ष्य है, जो हमने अभी डॉक्टर अविनाश जी ने चर्चा की, विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको किस प्रकार से हासिल करें, प्राप्त करें। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो मैं समझ सकता हूँ, ये हमने करने की कोशिश की। इसके अलावा जो भारत ने खासकर चीन की प्रतिष्ठा में आई कमी की वजह से जो वैश्विक मंच था, उस पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की हमने। और एक और बदलाव आया पिछले एक दशक में, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारे विदेश नीति निर्माता रहे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस एक दशक में। उन्होंने साफ साफ पूरे वैश्विक राजनीति को एक संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ नियमों कानूनों को मानने वाला देश नहीं है। भारत अब जो है एक इन नियमों कानूनों के निर्माता के देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। हम सिर्फ रूल प्रपोजर्स नहीं हैं, वी आर नाउ पार्ट ऑफ रूल मेकर्स, जिसके द्वारा वैश्विक राजनीति संचालित होगी, जिसके द्वारा ग्लोबल गवर्नेंस सुनिश्चित की जाएगी। भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और फिर ये हमारे उन्हीं प्राचीन मूल्यों में आधारित है, ग्लोबल गुड्स की बात की कि किस प्रकार से हम पूरे विश्व को, जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, कि जो वैश्विक अच्छाई है, जो चाहे हमारे विश्व का पर्यावरण हो, हमारे विश्व जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, जो तमाम जो पृथ्वी के दोहन का मुद्दा हो, जो अमीर गरीब देशों के बीच की खाई हो,
इन सारे मुद्दों पे भारत ने बहुत प्रमुखता से सभी वैश्विक जो मंच थे उस पर अपनी बात रखने की कोशिश की। और यही वजह रहा कि हमने साफ किया कि नाउ वी आर द रूल शेपर्स, रूल मेकर्स, नॉट जस्ट रूल फॉलोअर्स। और ये हमारे नीति निर्माताओं को आप इसमें श्रेय दे सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था, जो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसकी आधारशिला पे हमने पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की कि अब हम सिर्फ जो है पीछे की पंक्ति में खड़े हुए उन राष्ट्रों में से नहीं हैं जो बाकी पश्चिमी देशों या विकसित देशों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करें, बल्कि हम भी वो हिस्सेदार हैं उन नियमों कानूनों के बनाने में। और यही वजह थी कि हमने एक जो ग्लोबल साउथ है, जो दक्षिण के देश हैं, जो खासकर विकासशील कम विकसित देश हैं, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। और भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में तो कई बार ये चर्चा होती है कि नहीं, हमने जो नॉन अलाइनमेंट गुड निरपेक्ष की नीति थी उससे हम अलग हट गए। हम उससे अलग नहीं हैं, हमारे मूल में है कि हम किसी भी स्टैटिक ऑटोनॉमी की मैंने चर्चा की कि हम किसी भी राष्ट्र के या किसी भी गुट के, किसी भी वैचारिक ध्रुवीकरण के साथ नहीं है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में उन सभी विकासशील देश और कम विकसित देश, गरीब देश, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी आवाज़ को वैश्विक मंच के उठाने के रूप में एक देश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में इन पिछले 1 दशक में सफल है। निश्चित रूप से अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें कुछ चुनौतियां, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए पिछले 1 दशक में। और ये चुनौतियां जिस प्रकार से तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में बदलाव आए, खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ जो बदलाव हुए वो हमारे लिए चुनौती बनके हमारे समक्ष प्रस्तुत है। लेकिन भारत की विदेश नीति ने पिछले 1 दशक में जो एक महत्वपूर्ण आप कहें संदेश देने की कोशिश की, वो साफ है कि हमारी विदेश नीति जो स्वतंत्रता के बाद से एक पाकिस्तान केंद्रित विदेश नीति रही, हमने उसको बदल दिया और हमने खुलकर उन राष्ट्रों को, उन देशों को सामने लाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के पीछे थे। और हमारी विदेश नीति ने साफ शब्दों में, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में संदेश देने की कोशिश की कि चीन से हमारी प्रतिद्वंदिता है, न कि पाकिस्तान। और नहीं तो हम कहीं न कहीं अपने पड़ोस में ही फंस के अपने विदेश नीति को उसी के इर्द गिर्द हमारी विदेश नीति घूमती रहती। और हमने साफ संदेश दिया, हमें कोई अब गुरेज नहीं है कहने में कि चीन ही वो ऐसा देश है जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद जैसी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। हमें अब कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि हम ऐसी शक्तियों को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की एक चुनौती है, उनके खिलाफ खड़े हैं। और यही विदेश नीति का जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमें ये शक्ति देता है कि हम एक समय अगर रूस के साथ खड़े हैं तो दूसरे समय हम यूक्रेन के साथ भी खड़े हैं। और हम रूस के मुंह पे कह सकते हैं कि ये काल जो है युद्ध का काल नहीं है। तो ये जो बदलाव आए, निश्चित रूप से जो वैश्विक राजनीति की संरचनात्मक बदलाव थे उनकी भी भूमिका थी, लेकिन जो हमारे विदेश नीति निर्माता थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछले 1 दशक में भारतीय विदेश नीति के जो बदलाव थे, जो बदलते आयाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज के अनिश्चितता, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत एक सक्षम सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में अपने आप को वैश्विक मंच पे स्थापित करने में सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने इतनी धैर्य से सुना और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने समय सीमा में हूँ
और इसी के साथ मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजनकर्ताओं को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये महाविद्यालय संचालित हो रहा है और इस क्षेत्र में एक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और मैं इन सभी महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण और विद्यार्थियों का विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रतिकूल माहौल में भी आपने हम सबको सुना। मैं उन सभी जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, खासकर जो स्नातक और परास्नातक के छात्राएँ हैं, मैं निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को सलाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आप अगर ऐसे ही आप इन ऐसे संगोष्ठियों में प्रतिभाग करते रहे तो निश्चित रूप से आप इस विषय को अच्छा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार सर।